गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद। भारतीय संविधान का अध्ययन करते समय हम पिछले कई कक्षाओं से निरंतर आगे करते आ रहे हैं। आज हम केंद्र राज्य संबंध सेंट्रल स्टेट रिलेशन का अध्ययन करेंगे। देखिए, भारत में द्वैध शासन पद्धति है। केंद्र में केंद्र सरकार और राज्य में राज्य सरकार। इन दोनों के बीच एक सामंजस्य बना रहे, इसके लिए केंद्र राज्य सरकार के संबंधों के बीच बनाने के लिए भारतीय संविधान में अनेक उपबंध किए गए हैं। सबसे पहला, केंद्र राज्य संबंधों के बीच शक्तियों का विधायी बंटवारा। इसमें जैसा कि विधायी, कार्यपालक और वित्तीय तीन तरीके के संबंध। विधायी संबंध क्या है, फिर कुछ प्रशासनिक संबंध क्या है और साथ में वित्तीय संबंध। तो विधायी संबंध, संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 255 तक प्रत्येक तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। इसमें केंद्र और राज्य विधानसभा क्षेत्रों के सीमांत क्षेत्र, विधायी विषयों का बंटवारा, राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान और राज्य विधान या केंद्र का नियंत्रण। तो पहले केंद्र और राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार। देखिए, केंद्र संसद पूरे देश में किसी भी भाग के लिए कानून बना सकती है। पहला पॉइंट सबसे जरूरी। राज्य अपने क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। नंबर 2 पॉइंट, ठीक है, अपने राज्य क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। नंबर 3 पॉइंट कि संसद द्वारा बनाया गया कानून भारतीय नागरिक एवं उसकी संपत्ति पर विश्व में कहीं भी लागू होता है। जैसे मान लीजिए भारतीय संसद ने कोई कानून बनाया, ठीक है, अब कोई भारतीय नागरिक है जो कि जाके यूएसए में रह रहा है, तो ये जो बनाया गया कानून है उसको यूएसए में भी उस पर लागू होगा। ये नहीं कि यूएसए में चला गया तो वो भारतीय नागरिक होने के बाद भी उस पर नहीं लागू होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। फिर विधायी संबंधों का बंटवारा, कि जैसा हमने 7वीं सूची बताया था, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो केंद्रीय सूची में लगभग 97 विषय हैं, उसके बाद राज्य सूची में लगभग 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में लगभग 52 विषय हैं। तो केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को, और केंद्रीय सूची समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार दोनों को। लेकिन कुछ स्थिति ऐसी आ जाती हैं कि केंद्र द्वारा जो बनाया गया कानून है वो हमेशा राज्य को मानना ही पड़ेगा, वो चाहे समवर्ती सूची में ही क्यों ना बनाया गया। लेकिन एक होता है कि अगर मान लीजिए राज्य ने कोई कानून बनाया, उसी विषय पर केंद्र भी कानून बनाया गया, लेकिन राज्य द्वारा जो बनाया गया कानून है कि राष्ट्रपति की सहमति के लिए गया हुआ है, तो उस ऐसी स्थिति में केंद्र का कानून पर राज्य का कानून ज़्यादा प्रभावी होता है। और थोड़ा 42वें संविधान संशोधन 1976 में 5 विषयों शिक्षा, वन, नाप एवं तौल, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन, शिक्षा 1, वन 2, नाप एवं तौल 3, वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण 4, न्याय का प्रशासन 5, इन 5 विषयों को समवर्ती सूची में डाला गया था। कि शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है, वन जो है समवर्ती सूची का विषय है, नाप एवं तौल समवर्ती सूची का विषय है, वन्य जीवों का संरक्षण भी समवर्ती सूची का विषय है, न्याय का प्रशासन और भी समवर्ती। कई बार प्रश्न दे देता है कि शिक्षा है समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, तो समवर्ती सूची का विषय है। देखिए, राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्रीय सूची के अतिरिक्त भी कुछ विषय हैं, जैसे साइबर मामला हो गया, ठीक है, उसके बाद आपदा से जुड़े कुछ मामले हो गए, ये किसी भी सूची में नहीं दिया गया। आपदा का प्रबंधन तो कहीं नहीं दिया गया। लगातार विवादों में रहता है कि जब तक आपदा का हमें ही नहीं पता कि आपदा का प्रबंधन करना कैसे है, कौन करेगा, तो हम किसी सूची में डाले ही नहीं है। ऐसी स्थिति में वो विशिष्ट शक्तियाँ मानी जाएगी जो मेनली बेसिकली केंद्र सरकार को ही दी गई हैं। जबकि अमेरिका की बात आप करेंगे तो अमेरिका में इसको राज्य सरकार को दिया गया है। देखिए, अगर मान लेते हैं कि राज्य सूची की कोई कानून बनाना है, ठीक है, तो राज्य
विधानसभा बना सकती है, लेकिन अगर राज्य सूची पे कोई कानून में बनाना हो, संसद बनाना चाहे तो बना सकती है। देखिए संसद को कितना पावरफुल बनाया गया है कि अनुच्छेद 249 का प्रयोग करते हुए अगर उपस्थिति एवं मत राज्यसभा की उपस्थिति एवं मत देने वाले सदस्यों का 2/3 एक प्रस्ताव पारित करने की इस विषय पर राज्य सूची का ये विषय है, लेकिन इनमें कानून संसद बनाएगी तो संसद अधिकृत हो जाती है उस कानून को बनाने के लिए। राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र की शक्तियाँ मजबूत हो जाती हैं और अधिक हो जाती है, राज्य पर नियंत्रण हो जाता है। उसके बाद केंद्र एवं राज्यों के बीच अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र एवं राज्यों की सामूहिक महत्व के विषयों की जांच बहस के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। देखिए अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 363 के तहत किया जाता है, 263 के अंतर्गत किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद में क्या होता है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों को मजबूत बनाए रखना, उसके साथ साथ लगातार किसी कॉन्फ्लिक्ट वाले मुद्दे पे बातचीत चर्चा का प्रावधान करना। अभी हम लोग इसको अंतर्राज्यीय संबंध को और अच्छे से पढ़ेंगे। इसको पहले ये चीज़ अभी हमने थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया है, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले। अब देखिए केंद्र और राज्य संबंधों को लेकर के बहुत सारी समितियों का गठन किया जा चुका है। जैसे 1969 में सबसे पहले 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग बना था। तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने कुछ अनुशंसाएँ की थी। कौन कौन सी अनुशंसा की थी? पहला कि संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए। राज्यपाल के रूप में गैर दलीय ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जिसका सार्वजनिक जीवन एवं प्रशासनिक का लंबा अनुभव है। अंतर्राज्यीय परिषद करने की अनुशंसा की थी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने। राज्यपाल के रूप में देखिए राज्यपाल अभी भी हमारे किसी न किसी दल का ही होता है, वो सदस्यता तक नहीं छोड़ता, सदस्य रहता है उसके बाद भी राज्यपाल रहता है। तो कहीं ना कहीं ये तटस्थता को प्रभावित करता है। ये हमें हमारे संविधान की जो दिया गया है कि राज्यपाल का पद एक ऐसा पद होगा जो समान दृष्टिकोण रखेगा, कोई पार्टी से जुड़ा हुआ पद नहीं होगा लेकिन फिर भी रहता है। राज्य के अधिकतम शासन शक्तियों का प्रयोग प्रत्यय जो अगर राज्य के द्वारा कुछ ज़्यादा वित्तीय संसाधन स्थानांतरित कराए जाएँ ताकि उनका केंद्रीय पर निर्भरता कम हो और उनके अनुरोध या अन्यथा पर ही राज्य के केंद्रीय शासक बलों की तैनाती हो। फिर 1969 में राज्य मन्नार समिति बनी। इसने भी ऐसी कुछ पहचान की कि संविधान के प्रत्येक विषय केंद्र के विषय की शक्तियाँ प्रदान करते हैं। केंद्र एवं राज्य दोनों के एकल पार्टी की सरकार, राज्यों को संसाधनों होने वाली कमी, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका केवल डेट याद रखना कि राज्य मन्नार समिति कब बना थी? 1969 में। फिर एक पश्चिम बंगाल का स्मारक पत्र आया 1977 में, बस इतना याद रखना है। बल्कि इसकी थोड़ी की अनुशंसा है कि इसने कहा था कि 356, 357 और 307 राष्ट्रपति संबंधित खुदा समाप्त कर दिया जाना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, अगला इंपॉर्टेंट है 1983 में एक सरकारी आयोग का गठन किया गया था। केंद्र सरकार, उसमें इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री तब उन्होंने किया था। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों को एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। इसकी रिकमेंडेशन बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसको ध्यान से सुनिएगा। एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद हो जिसकी अंतर सरकारी परिषद कहा जाना चाहिए। इसकी स्थापना अनुच्छेद 263 के अंतर्गत ये अंतर्राज्यीय परिषद हो की अनुशंसा अगर पेपर में आता है तो सरकारी आयोग की अनुशंसा पर ही लिखा जाएगा। अक्सर पेपर में आता है किसकी? देखिए कहा तो कुल प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी था, लेकिन हम प्रशासनिक सुधार आयोग को नहीं मानेंगे। हम मानेंगे कि सरकारी आयोग की अनुशंसा, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की अनुशंसा 263 के तहत सरकारी आयोग ने ही की थी। दूसरा, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन को बहुत संभल कर इस्तेमाल किया जाना है, तभी इसका इस्तेमाल हो, सभी उपलब्ध विकल्प समाप्त हो जाए। अनुच्छेद 356 जिसमें कि राज्य के राष्ट्रपति शासन की बात की जाती है, तो उनको पता था कि लगातार केंद्र सरकार राज्य सरकारों से अगर मान लीजिए हमारी वैचारिक मतभेदता, मान लीजिए वहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ बीजेपी की सरकार है या किसी और पार्टी सरकार है, तो किसी न किसी को करके कोई न कोई बहाना लेकर के केंद्र सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार को बर्खास्त करने का प्रयास करती है, किया भी है। लगभग 120 से ज़्यादा राज्य सरकारें अब तक बर्खास्त हो चुकी। ऐसी स्थिति में ये बहुत संभल कर 356 का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अखिल भारतीय सेवाओं के साथ साथ कुछ और सेवाओं की ज़रूरत हो तो उसका निर्माण किया जाए। ये बहुत सारी रिकमेंडेशन, 20 रिकमेंडेशन है, हम एक एक करके सारा पढ़ेंगे। कराधान की शक्ति संसद में निहित रहनी चाहिए जबकि अन्य शक्तियों को समवर्ती सूची में। इसका मतलब ये था कि जैसा टैक्स को लेकर के हैं तो पूरी पावर केंद्र के पास होना चाहिए, लेकिन आप कुछ मामलों में राज्यों को भी अधिकार दिया जाना चाहिए। पाँचवा, जब राष्ट्रपति राज्य के प्रत्येक विधेयक को स्वीकृत किया गया, इसका कारण राज्य सरकार को कुछ विधेयक को देखिए, अगर मान लीजिए कोई
विधेयक आया तो राष्ट्रपति के पास क्या ऑप्शन होता है, या तो उसको उस पर साइन कर दे या उसे वापस कर दे केंद्र में। लेकिन राज्यपाल के पास होता है या तो उसको वीटो के लिए रख ले। राज्यपाल यहाँ क्या करता है, अपना कोई कानून है उसको राष्ट्रपति के लिए भी भेज सकता है साइन करने के लिए। राष्ट्रपति की अनुशंसा में ही हो सकता है कि उसको लगता हो राज्यपाल को नहीं इसमें मैं नहीं, इसमें राष्ट्रपति जी तो आगे प्रोसीड कर दे। तो ऐसे मामलों में अगर कोई संविधान राज्यपाल ने कोई कानून को अपने पास आरक्षित कर लिया तो उसे ये कारण बताना पड़ेगा कि आखिर हमने क्यों आरक्षित किया। छठा है राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम बदलकर राष्ट्रीय आर्थिक विकास परिषद। ये तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। क्षेत्रीय परिषदें बनानी चाहिए और इसे संघीय मामलों में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। देखिए इनका कहने का मतलब ये था कि अगर हम क्षेत्रीय परिषदों का गठन करेंगे, ठीक, तो क्षेत्रीय परिषदों के गठन करने से क्या होता है कि राज्यों के बीच आपस में एक सामंजस्य स्थापित होता है, राज्यों के बीच और साथ में केंद्र और राज्यों के बीच, जो कि देश के सहयोगी संघवाद के लिए बहुत जरूरी है। आठवां कि केंद्र को बिना राज्य की स्वीकृति सैन्य बल तैनाती शक्ति प्राप्त होनी चाहिए, यहाँ तक कि राज्य की सहमति के बिना भी किया जा सकता है। तथा ये वांछनीय कि राज्यों से, इनका कहना मतलब है कि राज्यों को भी अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी कुछ सेनाएं रख सके। अगर मान लेते हैं केंद्र समवर्ती सूची के किसी मामले पे कानून बनाना चाहता है तो राज्यों से संवाद करना चाहिए, परामर्श करना चाहिए। वैसे ये कुछ रिकमेंडेशन अच्छी हैं, कुछ रिकमेंडेशन हैं, लेकिन हम एक बार सारा पढ़ लेते हैं, उसमें से कौन कौन सी महत्वपूर्ण है उसको हम एक बार और पढ़ लेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री की सलाह की व्यवस्था। देखिए ये वाला एक अच्छा है कि अगर राज्यपाल की नियुक्ति किया जाए तो आप मुख्यमंत्री की सलाह लें। निगम कर की कुल प्राप्तियों को राज्यों के साथ निश्चित सीमा तक बंटवारा किया जाना चाहिए। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत की स्थिति में सरकार को भंग नहीं कर सकता। हाँ ये भी अच्छा है। इससे क्या होता है, कई बार राज्य सरकार क्या होता है किसी मतलब मानसिक कुछ से विचारों से आ जाता है कि नहीं ये सरकार इस विचार हमारे विचारधारा से मैच नहीं करती, तो इसको बहाना करके हटा देते। तो ये नहीं होना चाहिए। 5 वर्ष का काल क्या राज्यपाल को कम से कम 5, वैसे तो राज्यपाल क्या, राज्यपाल राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति क्या कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट की प्रसाद पर्यंत एक तरह से कार्य करता है, तो जब भी चाहते हैं राज्यपाल को हटा देते। तो ये नहीं होना चाहिए कि राज्यपाल को 5 साल कम से कम कार्यकाल पूरा मिलना चाहिए। बिना संसद की मांग के किसी राज्यपाल के खिलाफ जांच आयोग नहीं बैठाना चाहिए। बिल्कुल सही है कि हमें राज्यपाल जैसे मान ली कोई सरकार थी उसने राज्यपाल की नियुक्त कर दिया, वो राज्यपाल का कार्यकाल चल रहा, दूसरा सरकार आ गई राज्यपाल के खिलाफ जांच बैठा दी, ये नहीं होना चाहिए। केंद्र द्वारा आयकर पर अधिकार उदाही नहीं करना चाहिए सिवाय विशेष उद्देश्य और सीमित समय के लिए। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम राज्यों के पुनर्गठन पर राज्यसभा की भूमिका एवं केंद्र की शक्ति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। भाषागत अल्पसंख्यकों के लिए कमिश्नरी प्रारंभ किया जाना चाहिए। फिर देखिए हमने सरकार के आयोग की रिकमेंडेशन पढ़ लिया, 20 रिकमेंडेशन थी, कब गठित हुआ, 1983 में गठित हुआ, खोजने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त न्यायाधीश के आर्य सरकारिया में किसके लिए ये बहुत पूछता था। सरकारी आयोग संबंधित है, राज्य स्टेट फीचर में तो हमेशा आता है। केंद्र सरकार केंद्र राज्य संबंधों से लेकर के कब बनी थी, 1983 में बनी थी। क्या रिकमेंडेशन दी थी तो कुछ समय याद रखना चाहिए कि अनुच्छेद 263 के अंतर्गत एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए। उसके बाद राज्यपालों की नियुक्ति के संबंध में कि राज्यपाल को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो किसी दल का ना हो। 5 साल का कार्यकाल ठोस होना चाहिए। राज्यपाल को विधानसभा बहुमत पर सरकार को भंग नहीं किया जाना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री की सलाह की व्यवस्था स्वयं संविधान में निश्चित किया जाता है। केंद्र द्वारा आयकर पर अधिकार उगाही नहीं करनी चाहिए सिवाय उसके विशेष उद्देश्य तक सीमित किया। ये 4-5 रिकमेंडेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रहना चाहिए, बाकी तो आप एक बार पढ़ सकते हैं। बस पूंजी आयोग का गठन कब किया गया था, 2007 में पहली बार। किस रिलेटेड है, केंद्र राज्य संबंधों से। कई बार इसकी क्रोनोलॉजी दे देता है, सरकारी आयोग दे देगा, पूंजी आयोग दे देगा, उसके बाद अभी जो पढ़ा था प्रशासनिक सुधार आयोग दे देगा और फिर डेट दे देगा। प्रशासनिक सुधार आयोग में कुछ इंटरचेंज कर देगा और बोलेगा कौन सा केवल एक सही, केवल 2 सही, तीनों सही, तो जो गलत हो वो काट दो। बाकी अगर पूंजी आयोग देता है 2007 तो ये सही हो जाएगा। इसने भी अपनी कुछ रिकमेंडेशन दी थी। इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन थी कि केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में सहकारी संघवाद को लेकर के बहुत इम्पोर्टेंट था। इस सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भारत का एकता, अखंडता और भविष्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए अपरिहार्य। इस पर सहकारी संघवाद का सिद्धांत भारतीय राजनीति एवं शासन व्यवस्था के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन पर कार्य करता है। इनका कहना ये था कि अगर
दोनों राज्य, केंद्र और राज्य आपस में एक सहमति बना करके एक सहकारी सहयोग की भावना से प्रेरित होकर के काम करते हैं तो राज्य और देश दोनों का ज़्यादा लाभ होगा। और सही बात भी है कि इन्होंने भी कहा था कि जैसे सरकारी आयोग ने कहा था कि राज्यपालों को केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए। सरकारी आयोग द्वारा निम्नलिखित नियम से पालन, राज्यपाल के संबंध में इनकी रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने सरकारी आयोग में देखा था कि उन्होंने राज्यपाल के संबंध में उन्होंने थोड़ा कम दिया था राज्यपाल के संबंध, इन्होंने और ज़्यादा बढ़ा करके कि राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए जो किसी सार्वजनिक जीवन का ज्ञाता हो, जानकार हो, उसे राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए, उसे इस असंबद्ध व्यक्ति होना चाहिए कि राज्य की राजनीति के नज़दीकी तौर पर न खड़ा हो। पहली बात तो राज्य के बाहर का होना चाहिए, वो राज्य की राजनीति में निश्चित तौर पर ना खड़ा हो। उसे ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी राजनीति में सामान्यतः बड़ी भूमिका ना रही हो, विशेषकर हाल या अतीत में। उसे ऐसा व्यक्ति ना हो कि वो की राजनीति में दखल भी रखता हो और राज्यपाल भी ना हो, ये नहीं होना चाहिए। राज्यपालों के लिए 5 साल का कार्यकाल निर्धारित होना चाहिए और उसके 25 केंद्र सरकार इच्छा पर चली राज्यपालों का जो कार्यकाल होना चाहिए कम से कम 5 साल का होना चाहिए। जैसा सरकारी आयोग ने भी एक रिकमेंडेशन की, उच्च आयोग ने भी ये रिकमेंडेशन की। राष्ट्रपति पर महायोग द्वारा हटाई गई प्रक्रिया है आवश्यक परिवर्तन सहित वही प्रक्रिया राज्यपाल महायोग द्वारा हटाए। जैसा राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति पे संविधान के अतिक्रमण का अगर एक ही आधार है, संविधान का अतिक्रमण, इंक्रोचमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे हम राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। तो ऐसे ही राज्यपाल को भी हटाने का प्रावधान, लेकिन ये थोड़ा संभव नहीं लगता, थोड़ा व्यवहारिक नहीं मिलता। राष्ट्रपति की पद राज्यपाल अभी भी राष्ट्रपति के प्रताप पर्यंत ही कार्य करता है। अनुच्छेद 363 में क्या कहता है कि राज्यपाल राज्य कैबिनेट की सलाह पर कार्य करेगा, तो उसको ये कहा जाए कि कुछ अपनी विवेकाधीन शक्तियाँ भी होनी चाहिए। साथ में जहाँ तक संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत कार्रवाई करने का प्रश्न सार्वभौमिक मिले। अनुच्छेद 3 अंतर्राज्यीय परिषद के इस्तेमाल को लेकर के कि अगर गठन होता है तो उसका सकारात्मक यूज हो, ये नहीं कि केंद्र राज्य आपस में लड़ ही रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि प्रशासनिक संबंध थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। विधायी संबंध हमने पढ़ लिया, अपनी थोड़ा सा प्रशासनिक संबंध। केंद्र राज्यों के बीच सहयोग होना चाहिए, कार्यकारी क्षेत्र का बंटवारा होना चाहिए। उसके बाद अखिल भारतीय सेवाओं के गठन को लेकर के दिया गया है। आपातकालीन उपबंध की अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल सोच समझ कर किया जाना चाहिए। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 368 के अंतर्गत केंद्रीय वित्त पर संपत्तियों का अधिग्रहण राज्यों को निश्चित कर सकता है तथा राष्ट्रीय राज्य में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के वेतन में कटौती कर सकता है। उसके बाद हम वित्तीय संबंध में और आगे बढ़ें तो अनुच्छेद 268 पढ़ सकते हैं। केंद्र द्वारा उद्गृहित एवं राज्यों द्वारा संग्रहित विनियोजित कर, जैसा उसके बाद अनुच्छेद 268 का केंद्र द्वारा उद्गृहित सेवा कर, लेकिन केंद्र एवं राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित कर। अनुच्छेद 269 संघ द्वारा उद्गृहित एवं संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। अनुच्छेद 270 संघ द्वारा उद्गृहित एवं संग्रहित किए जाने वाले तथा केंद्र एवं राज्यों के बीच बंटने वाले बंटवारे की व्यवस्था। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। केंद्रीय वित्त आयोग केंद्रीय वित्त आयोग का कार्य क्या होता है? ये केंद्रीय करों से राज्यों के हिस्से के बंटवारे की बात करता है। जैसे अभी 15वां वित्त आयोग का गठन किया गया एन के सिंह जी की अध्यक्षता में, जिन्होंने रिकमेंडेशन की थी कि 42% की जगह 41% जो टोटल कर होता है वो राज्यों को कम से कम सौंपा जाए। ये था।
एक बार हम लोग अभी और थोड़ा सा पढ़ लें, फिर पूरा रिवीजन करेंगे। अंतर्राज्यीय परिषद थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद क्या होता है और क्षेत्रीय परिषद क्या होता है, क्यों? देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 कहता है कि भारत में अंतर्राज्यीय परिषदों के गठन का प्रावधान किया जाना चाहिए। सबसे पहले इसकी अनुशंसा की थी सरकारी आयोग ही प्रश्न करेगा। केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों को परिभाषित किया। इतने सरकार का आयोग की उपयुक्त सिफारिश को मानते हुए बीपी सिंह के नेतृत्व में 1990 में जनता दल की सरकार बनी थी। उसने सरकार के आयोग का पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया था। इस अंतर्राज्यीय परिषद में अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं। विधानसभा होता है केंद्र सरकार वाले राज्य, जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, वहाँ के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार द्वारा प्रदेशों के मुख्यमंत्री होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक जहाँ विधानसभा नहीं, जैसा कि मान लिया जम्मू कश्मीर हो गया या लद्दाख हो गया। राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल हो गए, जैसे मान ली किसी समय ऐसा होता है राष्ट्रपति शासन लगा हुआ तो वहाँ के राज्यपाल आएंगे। प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 केंद्रीय कैबिनेट गृह मंत्री थे। तो सरकार के आयोग में कौन कौन लोग आते हैं? एक अध्यक्ष आता है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक जहाँ विधानसभा अध्यक्ष नहीं है। राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल होते हैं। प्रधानमंत्री नामित 6 केंद्रीय कैबिनेट गृह मंत्री सहित होते हैं। उसके बाद सरकारी आयोग की रिकमेंडेशन तो हमने पीछे पढ़ ही ली थी। अब अंतर्राज्यीय परिषद हो गया, सरकार के आयोग है। क्षेत्रीय परिषद है। क्षेत्रीय परिषद क्या है कि देखिए, प्रश्न आता है क्षेत्रीय परिषद है। क्षेत्रीय परिषद न तो संवैधानिक संस्था नहीं है, ये सामाजिक है। इसका गठन अधिनियम राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया था, जिसमें 5 क्षेत्रीय परिषद है, उत्तरी, मध्य पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। तो इसमें थोड़ा सा ये याद रखना पड़ता है कि आखिर क्षेत्रीय परिषदों का गठन क्यों किया? क्षेत्रीय परिषद का गठन इसलिए किया जाता है कि राज्य और केंद्र के बीच एक सामंजस्य बना रहे, एक एकीकरण की भावना रहे, भावुकतापूर्ण देश का एकीकरण प्राप्त करना, राज्य भावना, क्षेत्रवाद, भाषाई विशेषता विकास को जैसे कि क्षेत्रीय भावना पैदा हो उसको रोकने के लिए, राज्यों के पुनर्गठन, राज्यों के एकीकरण के संबंध में मामलों को, विवादों को सुलझाने के लिए, केंद्र तथा राज्यों की सामाजिक आर्थिक विषयों पर एक दूसरे की सहायता करने के लिए, मुख्य विकास योजनाओं को सफल तथा तीव्र क्रियान्वयन के लिए एक दूसरे की सहायता करना। एक और था अंतर्राज्यीय जल विवाद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 के अंतर्राज्यीय जल विवादों का न्याय निर्णय किया जाता है। जब देश आज़ाद हुआ था ना, तो उस समय राज्यों के बीच कॉन्फ्लिक्ट पानी को लेकर के बहुत ज़्यादा होता था। ये राज्य चाहता था, आज भी होता है, नदी के हरियाणा बोलता है मेरा पानी है, दिल्ली बोलता है मेरा पानी, हरियाणा पंजाब के बीच पानी का विवाद चल रहा है, कर्नाटक के बीच, कर्नाटक महाराष्ट्र के बीच लगातार पानी का विवाद हमने अभी तो देखा ही कई मामलों में, कावेरी जल विवाद, तमिलनाडु को लेकर के विवाद। तो नदी जल बोर्ड अधिनियम 1956 के द्वारा अंतर्राज्यीय जल विवाद का गठन किया गया था। विवाद को रोकने का प्रयास किया गया था। जैसे हमने केरला जल विवाद देखा, गोदावरी जल विवाद, कई सारे जल विवाद हुए। तो देखिए, आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने आज पढ़ा केंद्र राज्य संबंधों में। तो केंद्र राज्य संबंधों में सबसे पहले हमने पढ़ा कि केंद्र राज्य संबंधों में कौन कौन से होते हैं। विधायी संबंध होता है, प्रशासनिक संबंध होता है, वित्तीय संबंध होता है। उसके बाद केंद्र राज्य संबंधों को लेकर के हमने बहुत सारे आयोग पढ़े पहले, जैसा कि द्वितीय प्रशासनिक आयोग 1966 में आया, सरकार का आयोग। उसके बाद सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध हो गया। उसके बाद पूंजी कमीशन आया 2007 में। सरकार का सरकारी 1983 में सरकारी आयोग आया। सरकारी आयोग के हमने रिकमेंडेशन देखी कौन कौन सी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि वित्तीय संबंध पढ़े। वित्तीय संबंध में हमने क्या पढ़ा? केंद्र राज्यों द्वारा टैक्स को लेकर के अनुच्छेद 268 पढ़ा, 269 पढ़ा, 268 का पढ़ा, 270 पढ़ा, संघ द्वारा उद्धृत संग्रहित किए जाने वाले केंद्रीय राज्यों के द्वारा, ठीक है। उसके बाद हमने वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत ये पढ़ा। उसके बाद प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, सरकार राजमन्नार समिति राजमन्नार समिति 1969, सरकारी आयोग 1983, पूंजी आयोग 2007। हमने सबसे ज़्यादा सरकारी आयोग की रिकमेंडेशन पढ़ी। सरकार का आयोग की रिकमेंडेशन महत्वपूर्ण बिंदु पढ़े। उसके बाद हमने
ऊंची आयोग की कुछ रिकमेंडेशन है वो पढ़ा, जो कि मुख्यतः राष्ट्रपति के संबंध में थी। और फिर क्या पढ़ा, अंतर्राज्यीय संबंध, इंटर स्टेट रिलेशन, अंतर्राज्यीय संबंध को लेकर के अंतर्राज्यीय परिषदों के गठन हमने पढ़ा। इसमें कौन कौन से होते हैं, प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उस केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक जहाँ विधानसभा नहीं है, राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल, प्रधानमंत्री सहित नामित 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। फिर हमने क्षेत्रीय परिषदें पढ़ा। क्षेत्रीय परिषद, हाँ, इसके अध्यक्ष गृह मंत्री होता है, क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष गृह मंत्री होता है, ठीक है, ये पढ़ा। इसके रिकमेंडेशन भावुकतापूर्ण देश एकीकरण प्राप्त करना, तीसरा भावना, क्षेत्रवाद, भाषाई तथा विशेषता के विकास को रोकने में सहायता करना, विभाजन के बाद प्रभावों को दूर करना ताकि पुनर्गठन, एकीकरण, आर्थिक विकास की प्रक्रिया केंद्र तथा राज्यों के सामाजिक और आर्थिक विकास पर एक दूसरे की सहायता करने में तथा समान नीतियों के विकास के विचारों को तथा अनुभव का आदान प्रदान में सक्षम बनाना, उक्त विकास योजनाओं का सफलता एवं तीव्र क्रियान्वयन के लिए एक दूसरे की सहायता करना, देश के अलग अलग क्षेत्रों के मध्य राजनीतिक साम्य सुनिश्चित करना। पूर्वोत्तर परिषद, इस तरीके से हमने केंद्र राज्य संबंधों में काफ़ी चीज़ें समझ ली हैं। अभी और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो मेन बिंदु थे मैंने वो आपको बता दिया था।